हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस और आंसर्स की बात करेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर रहेंगे, लगभग 200 शब्दों वाले। और इन 200 शब्दों वाले आंसर्स को पढ़ करके आप आसानी से अपने 125 वर्ड्स वाले आंसर्स को भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे शाइलॉक्स कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। किस तरह से विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक के कैरेक्टर को पेश किया है, ये हमें बताना है। चलिए बता देंगे। जैसा कि हमें पता है कि शाइलॉक भी पूरा जो प्ले है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके मेन कैरेक्टर्स में से एक है। पहले तो एंटोनियो है, उसके बाद पोर्शिया है और फिर शाइलॉक है। ठीक है, तो ये तीन ही कैरेक्टर ऐसे हैं कि जिन पर पूरा प्ले बेस्ड रहता है। और जो आपका एंटोनियो और शाइलॉक है, इनके बीच जो बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, जो बॉन्ड साइन किया जाता है, वही समझिए कि पूरे पूरे प्ले की एक, क्या कहिए, धुरी है, एक्सिस है, जिसके चारों तरफ ये प्ले चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। शाइलॉक इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। शाइलॉक जो है वो शेक्सपियर के सबसे जटिल कैरेक्टर्स में से एक है। एम्बॉडीइंग बोथ विलेनली एंड विक्टिमहुड। विलेन मतलब हम जानते ही हैं, हमारी हिंदी फिल्मों में कोई भी तरह की फिल्म हो, कहानी हो, उसमें एक विलन ज़रूर होगा और उसके अपोजिट एक हीरो होगा। यहाँ पर जो शाइलॉक जो विलन की तरह दिखाया गया है ना, उसको इस प्ले में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे भी दिखाया गया है जो विक्टिम भी है। यानी उर्दू भाषा में, उर्दू ज़बान में इन दोनों के लिए बड़े अच्छे दो टर्म हैं। विलेन विलेन सॉरी विलेनी को आप समझ लीजिए कि वो हो गया है जालिम, जो जुल्म करने वाला है, और जो विक्टिम होता है वो उसको कह दीजिए मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया है। तो ये दोनों भी है, जालिम भी है, मजलूम भी है। यानी खुद जुल्म भी करता है, फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि उसको भी जुल्म का सामना करना पड़ता है। एज अ जोइश मनी लेंडर, एक यहूदी साहूकार होने की वजह से, मनी लेंडर मतलब जो पैसा उधार दे और पैसा भी ले और उसके साथ में सूद या ब्याज भी ले, इंटरेस्ट भी ले। ही फेसेस कॉन्स्टेंट प्रेजुडाइस एंड ह्यूमिलिएशन इन वेनिस। वो लगातार फेस करता है, यानी सामना करता है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस से मतलब वो लोगों ने पहले ही उसके लिए एक धारणा बना रखी है कि ये बहुत मक्कार आदमी है। और था भी, बहुत ज़रूरतमंद जो लोग जाते थे उसके पास मजबूर होकर के, जब उन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता था, फिर मजबूर होकर के उन्हें उससे पैसा लेना पड़ता था, तो उस मजबूरी का फ़ायदा उठाता था और उनसे जो है वो क्या वसूल करता था, ब्याज। जाने कितने गुना कहिए कि जितना देता नहीं था उससे ज़्यादा उनसे वसूल करता था। इसलिए उसको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता था। कहाँ? वेनिस में, जहाँ वो रहता था। एंटोनियो इंसल्ट्स एंड डिसरेस्पेक्ट्स हिम। एंटोनियो उसकी बेइज्जती करता था, डिसरेस्पेक्ट हिम, एक ही बात है दोनों की। बुरा भला कह दीजिए कि बुरा भला भी कहता था, रिपीटेडली, बार बार। और शाइलॉक क्या कहता है? यू कॉल मी मिसबिलीवर। तुम मुझे एक मिसबिलीवर कहते हो। कट थ्रॉट डॉग, और गर्दन में काटने वाला कुत्ता कहते हो। एंड स्पिट अपॉन माई ज्यूइश गेबरडाइन, और मेरे इस यहूदियों वाले कपड़ों पर, पोशाक पर क्या करते हो? थूकते हो। दीज एक्ट्स, ये जो काम है ना, दीज एक्ट्स ऑफ एंटी सेमिटिज्म प्रोवोक्स शाइलॉक्स एंगर। ये जो काम उसके प्रति घृणित तो हो रहे थे, या घृणा से या नफरत वाले काम उसके खिलाफ हो रहे थे ना, ये उन्हें कहता था कि एंटी सेमिटिज्म है ये। यानी ईसाई, ये यहूदी और मुस्लिम, ये तीनों जो है उसी से रिलेटेड हैं। इसको पढ़िएगा अगर मौका लगे, सेमिटिज्म क्या होता है। तो प्रोवोक शाइलॉक एंगर, इससे शाइलॉक को बड़ा गुस्सा आता है। एंड फ्यूल हिज डिमांड फॉर रिवेंज, और इसी वजह से वो बदला लेने पर अड़ा हुआ है बिल्कुल। कल्मिनेटिंग इन हिज इंसिस्टेंस, वो कल्मिनेट किए हुए है, यानी पूरा जोर लगाए हुए है, हिज इंसिस्टेंस, अपनी बात पर, ऑन द पाउंड ऑफ फ्लैश, कि नहीं, जो बॉन्ड में लिखा है वही मुझे चाहिए। यानी जब एंटोनियो ने 3000 डुकेट्स शाइलॉक से उधार लिए थे, ठीक है, अब आप कहेंगे उसने क्यों लिए थे? तो उसका जो दोस्त है एंटोनियो का, बसेनियो, उसको पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए बेलमोंट जाना था। ठीक है, बेलमोंट जाना था, वहाँ का खर्चा पानी, पैसा था नहीं उसके पास, वो भी लफाज टाइप का था बसेनियो। तो ये वो आता है एंटोनियो के पास, उसको बताता है। अच्छा, उस समय एंटोनियो के पास पैसा था नहीं, उसके जितने भी जहाज़ थे वो समंदर में थे, व्यापारिक। अब जब वो आए तब उसके पास पैसा है, लेकिन उसको जाना ज़रूरी था। तो फिर एंटोनियो जा करके उससे पैसा लेता है और फिर
शाइलॉक को लगता है कि ये उसका मौका है बदला लेने का, तो फिर एक वो बॉन्ड साइन कराता है कि अगर तुम समय से पैसे नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा। फ्लैश मतलब मांस। ठीक है, तो एंटोनियो तैयार हो जाता है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि इसके जहाज़ जो है समय से आ जाएंगे, लेकिन जहाज़ समय पर नहीं आ पाते हैं और वो मामला पहुंचता है वेनिस के कोर्ट में, जहां पर ड्यूक जो है जज बन करके इस फैसले वो मामले को सुनता है। अच्छा, दिस एक्सट्रीम कंडीशन, वही वहीं का ये जिक्र है पाउंड ऑफ फ्लैश वाला फ्रॉम एंटोनियो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दिस एक्सट्रीम कंडीशन इलस्ट्रेट्स, ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है ना, शाइलॉक से रिजिड अधेरेंस को दिखाती है कि वो जो है अपनी बात पर अड़ गया है बिल्कुल, टू द लॉ, कि वो नहीं, कानून के हिसाब से होगा जो होगा, यही वो कहता रहता है बार बार। जबकि ड्यूक जो जज बना था ना, वो भी कहता है कि यार दया दिखाओ थोड़ी सी, ऐसा नहीं होता है कि चलो बॉन्ड था, उसकी मजबूरी थी, उसने साइन कर दिया। और जितने भी लोग थे उस कोर्ट में, सब चाहते थे कि शाइलॉक जो है थोड़ी सी नरमी बरते और अपना पैसा ले ले, लेकिन वो अड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे बॉन्ड के हिसाब से ही इंसाफ चाहिए। एंड हिज डिज़ायर फॉर जस्टिस, और उसकी जो इच्छा थी किसके लिए, जस्टिस, इंसाफ के लिए, एज ही परसीव से, जैसा कि वो उसको मानता है, वाइल आल्सो रिवीलिंग ए कैपेसिटी फॉर वेंजफुलनेस, और ये उसके बदले लेने की क्षमता को भी दिखाता है। यानी वो अड़ा हुआ है कि नहीं, बदला चाहिए। बदला मतलब एक तरह से बदला उसके लिए है, ये इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट बात क्या है कि जब वो जो बॉन्ड के बीच में साइन हुआ है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको अमल में लाया जाएगा, तो उसका बदला ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। ये मेन बात है। येट फिर भी शाइलॉक इज ऑल्सो अ सिंपैथेटिक फिगर। करें कि ये बात तो हो गई कि आपको लगा कि ये बड़ा क्रूएल है, ये बड़ा जालिम है, जो अभी इंसिडेंट बताया गया आपको कोर्ट रूम वाला, ट्रायल सीन वाला। फिर ये बताते हैं कि वो सिंपैथेटिक फिगर भी है, एक मजलूम है जिसको पढ़ने के बाद आपको दया आ जाएगी। इन हिज फेमस स्पीच, अपनी फेमस स्पीच में वो कहता है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज, क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती हैं? हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स, क्या यहूदी के हाथ नहीं होते हैं? ऑर्गन्स, उसके अंग नहीं है? डायमेंशंस, उसकी इच्छाएं कह सकते हैं, या उसका सोच विचार भी कह सकते हैं, या उसके सेंसेस, उसकी अकल नहीं है? अफेक्शंस, उसके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं है? पैशन, उसके अंदर कोई इच्छाएं या जुनून नहीं है क्या? ही हाईलाइट्स द शेयर्ड ह्यूमैनिटी, वो शेयर करता है, वो सॉरी हाईलाइट करता है शेयर्ड ह्यूमैनिटी, एक ऐसी मानवता को जो कॉमन है सब में, बिटवीन जूज एंड क्रिश्चियंस, यहूदियों और ईसाइयों के बीच में। यानी वो भी इंसान, वो भी इंसान, तो मानवता का तो सबको अधिकार है ना, जीने का, अपने धर्म को मानने का, अपनी बात कहने का। दिस अपील टू इक्वेलिटी एक्सपोजेस द क्रुएल्टी ऑफ सोसाइटी, ये जो अपील है उसकी बराबरी के लिए एक्सपोजेस, ये एक्सपोज कर देती है द क्रुएल्टी ऑफ सोसाइटी, समाज की निर्दयता को। दैट मार्जिनलाइजेस हिम, जिसने उसे हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया, यानी बिल्कुल किनारे पर है कि कोई धक्का दे और वो ख़त्म। एंड पोजीशन से हिम एज विक्टिम ऑफ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसको जो है सिस्टमेटिक, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से उसके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, और वो उसका विक्टिम, विक्टिम मतलब शिकार है उसका। हिज डॉटर जेसिकाज एलॉपमेंट, और जो उसकी बेटी का भाग जाना है ना, एंड थेफ्ट फर्दर इंटेंसिफाई हिज सेंस ऑफ बेट्रायल एंड आइसोलेशन, और करेंगे जो उसकी बेटी थी ना, वो उसको छोड़ के भाग जाती है। भागती किसके साथ है? लोरेंजो के साथ, जो कि ईसाई है। ये बात उसको और अंदर से जो है तोड़ देती है। एंड थेफ्ट, और वो उसका सारा पैसा और जाने क्या क्या चुरा करके ले जाती है, सोना चांदी। फर्दर इंटेंसिफाई हिज सेंस ऑफ बेट्रायल, उसके धोखेबाजी के सेंस को और ज़्यादा ये बात इंटेंसिफाई, यानी उसमें आग में घी का काम करती है। एंड आइसोलेशन, और उसके अलगाव को भी बढ़ाती है। मेकिंग हिज एंगर अंडरस्टैंडेबल, और उसके गुस्से को वो ऐसा बनाती है जिससे आप समझ सकते हैं कि अब तो उसको जो है अलग थलग कर दिया गया है समाज से, अब उसकी अपनी बेटी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। दो मोरली ट्रबलिंग, यद्यपि ये बात जो है नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। बाई द प्लेस एंड, प्ले के अंत में शाइलॉक क्या करता है, फोर्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, वो मजबूर, उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो ईसाई धर्म अपनाए। एंड सरेंडर इज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर करे, राज्य को दे, अपनी बेटी को दे। आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। दिस रेजोल्यूशन रेनफोर्सेस द टेंशन बिटवीन जस्टिस, दिस रेजोल्यूशन, ये जो फैसला है, रेनफोर्सेस द टेंशन बिटवीन जस्टिस, मर्सी एंड सोसाइटल पावर, शोइंग शाइलॉक्स वल्नरेबिलिटी। करें कि ये जो फैसला हुआ था, ये रेनफोर्स करता है किसको, टेंशन को, किसके बीच, इंसाफ के बीच, दया के बीच, और सोसाइटल
पावर के बीच, यानी फैसला किसके हक में गया, जिनका बहुमत था, यानी ईसाइयों की तरफ, क्योंकि एंटोनियो तो ईसाई था। शोइंग शाइलॉक्स वल्नरेबिलिटी अंडर वेनेशियन लॉ, और वेनिस के नियम के तले उसके कुचले जाने को भी दिखाता है, यानी उसके सामने वो मजबूर नजर आता है। शेक्सपियर पोर्ट्रेज हिम नॉट सिंपली एज विलेन, तो शेक्सपियर ने उसे सिर्फ विलेन की तरह नहीं पोर्ट्रे किया है, बट एज अ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर जिसके कई एक रूप है उस तरह पेश किया है। शेप्ड बाय ऑपरेशन, जिसको शेप दिया है शेक्सपियर ने प्रताड़ना के जरिए, वेंजियंस बदले के जरिए, बदले की भावना के जरिए, एंड द हार्श सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, और बड़े हार्श कड़वे या कटु सामाजिक स्ट्रक्चर ढांचे के तहत अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ था। शाइलॉक्स स्टोरी, जो शाइलॉक की कहानी है ना, इनवाइट्स ऑडियंस को इनवाइट करती है टू ग्रैपल विथ प्रेजुडाइज लॉ एंड ह्यूमैनिटी, टू ग्रैपल विथ, कि वो आकर के देखें, समझें, जानें कि उसके साथ जो पूर्व अवधारणाएं हैं उन्होंने उसके साथ क्या किया, कानून ने उसके साथ क्या किया, ह्यूमैनिटी मानवता ने क्या किया है। मेकिंग हिम, ये बात उससे बनाती है वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट मेमोरेबल, शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा याद रखे जाने वाले एंड डिबेटेड, और बहस किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक, यानी जो आज भी चर्चा में है। अब जबकि आप दुनिया का नक्शा देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अमेरिका के सामने झुकती है और अमेरिका इजराइल के सामने झुकता है, ठीक है ना, तो ये जो है अभी, क्योंकि जो शाइलॉक है उस समय जो इन्होंने कैरेक्टर लिखा था, अभी भी ये जो है पेश किया जाता है कि नहीं, जो यहूदी हैं वो ऐसे होते हैं जैसा कि शाइलॉक था, ठीक है ना, यानी ये परमानेंट चर्चा में रहने वाला कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज ऑल फॉर लव कंसिडर्ड ड्राइडेंस ड्रामेटिक मास्टरपीस, ऑल फॉर लव को ड्राइडन का मास्टरपीस क्यों माना जाता है, ये बताना है, चलिए बताएंगे। ऑल फॉर लव जो कि 1677 में पब्लिश हुआ, सब टाइटल, जिसका टाइटल और एक और टाइटल क्या था, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ठीक है, इज वाइडली रिगार्डेड एज ड्राइडन्स ड्रामेटिक मास्टरपीस, से हर कोई उसके ड्राइडन का मास्टरपीस कहता है, बिकॉज इट शोज, क्योंकि ये दिखाता है रेस्टोरेंट कंट्रोल, इमोशनल डेप्थ, और भावनाओं से भरी हुई गहराई या बड़ी गहरी भावनाएं, यूनिटी, एकता दिखाता है, अनलाइक हिज अर्लियर बॉम्बास्टिक हीरोइक प्लेज, अगर आप तुलना करिए इनके अर्लियर पहले लिखे हुए बॉम्बास्टिक दिखावटी प्लेज से, हीरोइक प्लेज से अगर आप तुलना करेंगे ना, तो ये जो ऑल फॉर लव है इसकी बात ही अलग है। इट इज़ एन अडाप्टेशन, ये एक अडाप्टेशन है, किसका है अडाप्टेशन, शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा का, बट लेकिन ड्राइडन रीशेप्ड इट, ड्राइडन ने इसे रीशेप किया अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल रूल्स ऑफ टाइम, जो न्यू क्लासिकल एज के क्योंकि हैं ये, है ना, रेस्टोरेशन एज, न्यू क्लासिकल एज क्या है समझ लीजिए इसको, 1660 से लेकर 1798 तक न्यू क्लासिकल एज आती है, इसी में आपका रेस्टोरेशन पीरियड भी है, इसी में आपका ऑगस्टन पीरियड भी आता है, और इसी में पोप वाला जो टाइम है ना, वो ऑगस्टन ही पीरियड के आसपास है, या शायद वही उसी को ऑगस्टन पीरियड कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। और जो आपका ट्रांजिशनल पीरियड है ना, जो कौन थे उसमें आपके, थॉमस ग्रे, जिनकी इलेजी हमारे सिलेबस में है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, तो 3-4 ये जो आपके हिस्टोरिकल डिवीजन्स है ना, ये आपका न्यू क्लासिकल के नाम से ही देखने को मिलेगा 1660 से 1798 तक, लेकिन इसके अंदर 2-3 तरह की एजेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ड्राइडन ने क्या किया कि न्यू क्लासिकल रूल्स के हिसाब से इसको इन्होंने रीशेप किया, और इसमें टाइम, प्लेस एंड एक्शन को इन्होंने फॉलो किया, जबकि शेक्सपियर ने एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में फॉलो नहीं किया था, वो लगभग पहले में उन्होंने किया है, शेक्सपियर ने इन यूनिटीज़ को फॉलो किया ही नहीं है, ये समझिए, ध्यान रखिए। ही अबंडन्ड, उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ा था, ये देखिए, चूजिंग ब्लैंक वर्स, उन्होंने राइम्ड कपलेट को क्या किया था, छोड़ दिया था, क्या कहते हुए कि वेरी ऑफ माई लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस राइम, करेंगे मैं अपने जो लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस है ना राइम, मैं उसको छोड़ रहा हूँ ताकि मैं ब्लैंक वर्स को अपनाऊं और उस प्ले को लिख करके अपना नाम कमा लूँ, यानी इससे पहले उन्होंने जो कुछ भी लिखा है ना वो सब राइमिंग में लिखते थे, कपलेट में भी और स्टेंजा वाइज भी। द प्ले फोकसेस एंटायरली, जो प्ले पूरी तरह से फोकस करता है ऑन द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट, उस ट्रेजिक संघर्ष पर जो कि लव और ड्यूटी के बीच में है, प्यार और फर्ज के बीच में,
एंटोनी इज पोर्ट्रेड एज द डॉटिंग लवर, और एंटोनियो को एक बड़ा जुनूनी प्रेमी दिखाया गया है, टॉर्न बिटवीन, जो फंस गया है बेचारा बीच में अपने रोमन ऑनर के बीच में, एंड हिज पैशन फॉर क्लियोपेट्रा, और क्लियोपेट्रा के प्रति अपने जुनून और प्यार के बीच में। क्लियोपेट्रा जो है टू भी इज ड्रॉन विद सिंपैथी मेकिंग दियर डाउनफॉल बोथ इनएविटेबल एंड मूविंग। क्लियोपेट्रा भी क्या थी, इज ड्रॉन विद सिंपैथी, वो भी जो है दया करुणा से भरी हुई थी, वो भी एंटोनी की तरफ खींची चली जाती थी। मेकिंग दियर डाउनफॉल, ये बात जो है बना देती है उनके डाउनफॉल को इनएविटेबल, बिल्कुल निश्चित, एंड मूविंग, और प्रभावशाली। अनलाइक हिज हीरोइक ड्रामाज, करेंगे आप उसके इनके दूसरे हीरोइक ड्रामाज को देखेंगे अगर ड्राइडन के, वेयर जहाँ पर रिटोरिक ओवर शेडोड, जो रिटोरिक है ना, जो इनका डिक्शन है या जो इन्होंने यूज़ किए हैं फॉर्म्स को, वो सारी चीज़ें ओवर शेडोड फीलिंग, यानी जो भावनाएं थी ना वो कैरेक्टर्स की, उनको जो है वो दाब देता है, ये रिटोरिक जो है। हियर ड्राइडन अचीव्ड क्लैरिटी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्ले में आपको क्लैरिटी मिलेगी, यूनिटी मिलेगी, एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, और भावनाओं का एक समंदर देखने को मिलेगा। द लैंग्वेज इज एलिवेटेड, जो भाषा है बड़ी शानदार है, येट कंट्रोल्ड, फिर भी नियंत्रण वाली है। क्रिटिक्स, जो क्रिटिक हैं, हैव नोटेड दैट, उन्होंने ये नोट किया है कि द ट्रेजिडी गेन्स पावर, जो ट्रेजिडी है वो अपना पावर पाती है फ्रॉम इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन, अपनी सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन की वजह से, एंड सीरियस टोन, और अपनी गंभीर टोन की वजह से। इन द प्रीफेस में ड्राइडन रिजेक्टेड फ्रेंच इमिटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, एंड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, हिज विश टू बी जज्ड बाय द लॉज ऑफ हिज ओन कंट्री, के उनके इस वर्क को जज किया जाए उनके खुद के देश के नियम कानून से, जो वहाँ फैले हुए हैं, राइज बोलते हैं उसको। द प्ले ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनल वियरीनेस, ये प्ले जो है उनके व्यक्तिगत थकान को भी दिखाता है। विथ रैंट एंड बोम्बास्ट, दिखावटी और बोम्बास्ट, आर्टिफिशियलिटी से भरी हुए प्लेस को लिख लिख करके वो जो बोर हो गए थे ना, ये उससे उनको अलग करता है, वो भी इसमें दिखाई देता है साफ साफ कि अब उससे थक चुके थे वो। ऑल फॉर लव इंड्योर्स, बिकॉज ऑल फॉर लव वो बहुत इंड्योर है, इंड्योर मतलब बना रहने वाला नाटक है, बिकॉज क्योंकि इट कंबाइंस अ शेक्सपियरियन पैशन, इसने शेक्सपियर के जुनून को कंबाइन कर दिया है विथ न्यू क्लासिकल डिसिप्लिन के साथ में। इट शोज ड्राइडन, इसने ड्राइडन को दिखाया है एट हिज बेस्ट, कि वो सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे जब उन्होंने ऑल फॉर लव लिखा, एज अ ड्रामाटिस्ट के तौर पर। बैलेंसिंग, और उन्होंने बैलेंस किया है बड़े अच्छे से, विट को यानी बुद्धिमानी को, ऑर्डर व्यवस्था को, एंड डीप ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, और गहरे मानवीय संघर्ष को भी, ठीक है, बैलेंस किया तीनों को। डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड इट, डॉक्टर जॉनसन इसे पुकारते हैं द ओनली प्ले, इकलौता एकमात्र प्ले है इन विच जिसमें ड्राइडन हैज शोन हिमसेल्फ, ड्राइडन ने खुद को दिखाया है ट्रूली पैथेटिक, बहुत ज़्यादा पैथेटिक, और सही बात है, बहुत अच्छा प्ले लिखा है इन्होंने ये। 10 इस प्रकार से आप देखेंगे। ऑल फॉर लव स्टैंड्स, ऑल फॉर लव जो है वो स्टैंड करता है एज ड्राइडन्स मोस्ट लास्टिंग अचीवमेंट इन ड्रामा में ड्राइडन के मोस्ट लास्टिंग, कभी भी न ख़त्म होने वाले अचीवमेंट के तौर पर। एडमायर्ड, ये इसकी प्रशंसा की जाती है, बोथ फॉर इट्स आर्टिस्ट्री, इसके आर्टिस्ट्री के लिए तो की जाती है, एंड फॉर इट्स हार्टफेल्ट, और उसके हार्टफेल्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, प्यार और बलिदान का जो इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, जो हार्टफेल्ट है, यानी जो हमारे दिलों में महसूस होता है जब हम उसको पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो है इस ड्रामा को, इस प्ले को ड्राइडन का एक महान वर्क या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बनाती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये ड्राइडन का क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो हम बात करेंगे इसमें जॉन गाल्सवर्दी के जस्टिस की। हाउ डज गाल्सवर्दी क्रिटिसाइज द लीगल एंड प्रिजन सिस्टम इन जस्टिस, गाल्सवर्दी ने अपने प्ले जस्टिस में किस तरह से लीगल और प्रिजन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है, क्या उनकी बुराइयां निकाली हैं, किन सुधारों को इन्होंने लाने को कहा है, वो सब इसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। जॉन गाल्सवर्दी यूजेस जस्टिस का यूज़ करते हैं अपने प्ले टू शो, हमें दिखाने के लिए दैट की द लीगल एंड प्रिजन सिस्टम ऑफ इस टाइम, उनके समय का जो लीगल कानूनी और जेल का
जेल की व्यवस्था थी ना, वाज क्रूएल, बहुत ज़्यादा निर्दयता से भरी थी, मैकेनिकल, भावहीन थी, एंड मर्सीलेस, और दयाहीन थी। द प्ले क्लियरली शोज, ये नाटक साफ तौर पर दिखाता है दैट की वाइल द लॉ पनिशेस क्राइम्स, की जो कानून है ना वो पनिशेस क्राइम्स, वो अपराध की सज़ा देता है। इट ऑफन डिस्ट्रॉयज ह्यूमन लिव्स, लेकिन प्रायः ये इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग देम, उनको सुधारने के बजाय। फाल्डर इज गिवन 3 years, फाल्डर को सज़ा दी जाती है 3 साल की, हार्ड प्रिजन फॉर फोर्जरी, सिर्फ छोटी सी फोर्जरी करने के लिए, यानी वो 9 रुपये, समझ लीजिए अब 9 रुपये के चेक को 90 रुपये बना देता है, जाके कैश कराता है, और वो अपने लिए नहीं, एक लेडी है रूथ जो शादीशुदा है, लेकिन उसका पति उसको बहुत मार धाड़ करता है उसके साथ में, और उसको बहुत बुरी तरह से रखता है, उसकी मदद करने के लिए उसने किया था। ये बात सबको पता थी, बिल्कुल सच्चाई, ये फाल्डर ने भी बताई, रूथ ने भी बताई, उनके वकील ने भी बताई, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस छोटे से काम के लिए उसे 3 साल की सज़ा हुई। दो हिज लॉयर फ्रॉम, उसका जो लॉयर था फ्रॉम और गिव्स, वो तर्क देता है दैट की ही एक्टेड अंडर इमोशनल स्ट्रेस, उसने ये इमोशनल स्ट्रेस यानी भावनाओं में बह करके उससे ये काम हो गया बेचारे से। तो इंस्टीड ऑफ मर्सी, दया दिखाने के बजाय, द जज इंसिस्टेड ऑन लॉ, जो जज था वो कानून पर नहीं, भाई कानून तो बराबर है सबके लिए, कानून ये है, कानून वो है, बस लंबा ज्ञान दे देता है, और कहता है द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट अपॉन यू, जो ये कोर्ट तुम्हारे लिए सज़ा तय कर रहा है वो क्या है, पीनल सर्विट्यूड फॉर 3 years, 3 साल की सश्रम सज़ा है वो, इन प्रिजन, जेल में। देखिए फाल्डर के साथ क्या होता है, इज केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसे अकेले रखा जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। दिस ब्रेक्स हिज स्पिरिट, जो इसकी आत्मा को झंझोर देता है। कोक्सन द ओल्ड किलर, जो कोक्सन जिसने ये बात पकड़ी थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है ऑफिस में, वो प्लीड्स विथ द गवर्नर, गवर्नर से वो निवेदन करता है जा करके, ही इज़ टू सेंसिटिव सर, वो बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव लड़का है, ही विल ब्रेक, वो टूट जाएगा, उससे कन्फाइनमेंट से निकलवा दीजिए। बट द प्रिजन अथॉरिटीज़ थ्रेट फाल्डर, लेकिन जो प्रिजन अथॉरिटीज़ थी वो ट्रीट करती हैं फोल्डर को, उसके साथ व्यवहार करती हैं लाइक एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, एक ऐसे अपराधी की तरह कि जैसे वो परमानेंट अपराधी है, कोई नया अपराधी नहीं है जो किसी धोखे में कोई काम हो गया है। हिज सफरिंग, उसका जो कष्ट है, उसकी जो मुश्किलें हैं, इज शोन, वो दिखाई गई हैं एक्ट 3 में। वेयर ही पेसेज हिज सेल लाइक एन एनिमल, यहाँ पर वो अपनी सेल कोठरी में एक जानवर की तरह टहल रहा है। अनएबल टू थिंक और रेस्ट, जिससे ना तो आराम करने का मन हो रहा है और ना वो कुछ सोच पा रहा है। आफ्टर रिलीज, छूटने के बाद क्या होता है, सोसाइटी ऑल्सो पनिशेस हिम, सोसाइटी भी उसे सज़ा देती, किस तरह से, उसको काम ना दे करके। एम्प्लॉयर्स रिजेक्ट हिम, एम्प्लॉयर जो काम देने वाले थे उसे रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ हिस पास्ट, उसके पास्ट की वजह से कि तुम तो अपराधी हो। इवन वेन जेम्स हाउ अगर एग्रीज टू हायर हिम, ये जेम्स हाउ कौन है, ये वो व्यक्ति है जिसके ऑफिस में फाल्डर काम करता था, ठीक है, इसका एक बेटा भी है, वो थोड़ा सा नर्म दिल है, लेकिन जो बाप है वो पुराने नियम कानून को मानने वाला व्यक्ति है। ही डिमांड्स दैट, वो बहुत समझाने के बाद, लोगों के निवेदन करने के बाद क्या करता है, मान जाता है, लेकिन एक शर्त रख देता है कि फाल्डर मस्ट लीव रूथ, फाल्डर को रूथ को छोड़ना पड़ेगा, या उसको छोड़ दे और काम करने लगे। दिस क्रूएल कंडीशन, ये जो बड़ी जालिमाना कंडीशन, शर्त थी ना, पुशेज हिम इनटू डिस्पेयर, वो उसे दुखी कर देती है। फाइनली, और अंत में, व्हेन ही इज़ अरेस्टेड, जब वो दोबारा गिरफ्तार हो जाता है, फॉर फोर्ज्ड टेस्टिमोनियल्स, कि उसने जो ये गवाह पेश किए हैं, जो कागज़ दाखिल किए हैं कोर्ट में, वो सारे क्या हैं, फोर्ज्ड हैं, फर्जी हैं। तो फाल्डर कमिट्स सुसाइड, फाल्डर जो है वहीं ऑफिस से कूद करके सीढ़ियों से गिर करके बेचारा मर जाता है। थ्रू दिस, इसके द्वारा, गाल्सवर्दी सटराइजेज, गाल्सवर्दी जो है मजाक उड़ाते हैं जो जस्टिस सिस्टम का, यानी कानूनी व्यवस्था का, विदाउट ह्यूमैनिटी, जिसमें मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। द लॉ पनिशेज, जो लॉ है, कानून है, वो सज़ा देता है, बट इट डज नॉट फॉरगिव, लेकिन ये माफ़ नहीं करता है। इट क्रशेज द वीक, ये कमज़ोरों को कुचल देता है, इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग देम, उनकी मदद करने के बजाय, बिकम बेटर, अच्छा बनने के लिए। यानी ये जो गरीब तबके के छोटे लोग होते हैं ना, कानून हमेशा उन्हीं पे लागू होता है। अपने यहाँ भी
दूसरे देशों में भी, मतलब पूरी दुनिया में कहिए कि जो कानून बनाए जाते हैं ना, वो गरीबों को दबाने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं पर लागू होते हैं। ऐसा कहिए, आप 2 लाख ले लीजिए लोन, तो आपका घर खोद डालेगी बैंक आगे, है ना। जो को आपके पास जो होगा उठा ले जाएगी, कुर्की कर देगी। कई कई हज़ार लेकर लोग जो है वो बैठे हुए हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उसमें दिखा दिया कि बिजनेस फेल हो गया, बैंक ने उनका कई कई हज़ार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। अब कुछ लाख की बात नहीं है ये, है ना। तो सब जगह लागू है। अब जैसे आप वो बहुत सारे केसेस देखेंगे कि अगर कोई अमीर आदमी उसमें फंसा हुआ है, तो वकील भी, पुलिस भी उसको जो है बचाने में लग जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी है तो उसको पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको सज़ा दिलवाई जाती है। तो जब वो सुसाइड कर लेता है फाल्टर, तो क्या कहा जाता है, कोक्सन सेज, कोक्सन कहता है अर्दैन अंत में, नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई नहीं छू पाएगा। ही इज सेफ विथ जेंटल जीसस, वो जीसस के साथ में सुरक्षित है। दस इस प्रकार से गाल्सवर्दीज क्रिटिसिज्म इज क्लियर, गाल्सवर्दी का जो क्रिटिसिज्म है ना, बिल्कुल साफ है। आ ट्रू सिस्टम ऑफ जस्टिस, सच्चा सिस्टम न्याय का, इंसाफ का वही है, मस्ट कंबाइन, जिसमें होना चाहिए, जिसमें हो लॉ विथ मर्सी, कानून भी हो, नियम भी हो, उसके साथ में दया भी हो। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि विदाउट कंपैशन, बिना दया के, विनम्रता के, जस्टिस बिकम्स इनजस्टिस, जो न्याय है ना वो अन्याय का रूप ले लेता है। अब बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक उसका कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी आ रही, कोई इश्यू है तैयारी करने में, तो आप टेलीग्राम में शेयर करिए। थोड़ा सा यूट्यूब चैनल में, जो यूट्यूब वीडियोस में जो आप कमेंट करते हैं ना, थोड़ा उसमें पहुंचने में टाइम लग जाता है। कहो हो सकता है 2-4 हफ्ते लग जाएँ, कहो 1-2 महीने लग जाए। अगर टेलीग्राम में मैसेज करिएगा ना, तो डायरेक्ट अपन फिर वहाँ पर कन्वर्सेशन कर पाएंगे कि आपको असल में दिक्कत क्या है, और हो सकता है कि आपको उसका सल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।